हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आया हूँ मैं हुमायूं के मकबरे पर, जो कि इंडो पर्शियन शैली में बना हुआ एक शानदार मकबरा है। टिकट मैंने परचेज़ कर ली है। इंडियन के लिए 40 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए 600 रुपीज़ का है। दिल्ली में मुग़लों का शासन स्थापित होने के बाद ये दूसरा मोनूमेंट्स है जिसका निर्माण मुग़लों ने कराया। पहला दीन पना नगर, जो कि बादशाह हुमायूं द्वारा ही बनाया गया था। हुमायूं का जन्म सन 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। उसका मूल नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जैसे उसके पिता बाबर का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं के नाम के मायने होते हैं भाग्यवान। पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के 3 पत्नियां थी जिससे उसे संतानें प्राप्त हुई। पहली बीवी थी माहम सुल्ताना, जो कि हुमायूं की मां थी। दूसरी बीवी थी गुलरुख बेगम, जिससे कामरान और अस्करी का जन्म हुआ। बाबर की पहली बीवी आयशा सुल्तान बेगम ने उसका साथ छोड़ दिया था। तीसरी बीवी थी दिलदार गाची, जिससे हिंदाल और गुलबदन नामक एक बेटी का जन्म हुआ। हुमायूं को सिंहासन पर बैठने के लिए 3-4 दिनों का इंतजार करना पड़ा। वजीर निजामुद्दीन मीर खलीफा ने विद्रोह कर दिया, जो कि मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता था, जो कि बाबर की एक बहन थी खानजादा बेगम, जो कि रिश्ते में बाबर हुमायूं की बुआ फूफी भी लगती थी। उसके पति मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता। हुमायूं ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस घटना को मुगल काल में खलीफा का विद्रोह कहा गया। निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी में इस घटना का विवरण मिलता है। हुमायूं को कांटों की सेज के रूप में हिंदुस्तान का ताज मिला था, खजाना खाली था और बंगाल और बिहार में शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगान भी मजबूत हो रहे थे। मशहूर इतिहासकार स्टैनले लैनपोल लिखते हैं कि हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते इस संसार से विदा हो गया। ये कहानी मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु थे अफगान। अफगानों ने अपना नेता गुजरात के शासक बहादुर शाह को बनाया था। बहादुर शाह को बिहार बंगाल के शासक शेरशाह सूरी से भी सहायता प्राप्त हो रही थी। बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र लिखकर कहा था कि अभी तक उसका सामना छोटे मोटे अफगानों से हुआ है। बहादुर शाह ने तातार खां के नेतृत्व में हुमायूं से लड़ने के लिए एक सेना भेजी और हुमायूं ने तातार खां को हरा दिया। सन 1537 में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को समुद्र में डुबोकर मार डाला। सन 1531 में अपने राज्य को संगठित करने के लिए हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया और वहां के शासक प्रताप रुद्र देव को हराया। सन 1532 में देवरा के युद्ध में महमूद लोधी और शेरशाह की संयुक्त सेना को हुमायूं ने हरा दिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अब जमानत के रूप में अपने बेटे कुतुब खां को शेरशाह हुमायूं के पास रखा। फिलहाल मैं जिस मकबरे में खड़ा हूँ, ये हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम उर्फ हाजी बेगम ने बनवाया। 1564-65 में उसने हज किया था, इसलिए उसे हाजी बेगम भी कहा जाता था। इंडो पर्शियन शैली में बना हुआ ये मकबरा मुगल बादशाह अकबर के दौर में बनने वाली पहली इमारत थी। इस मकबरे को मुगलों की आरामगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं। हुमायूं के साथ साथ यहाँ पर 5 मुगल बादशाह और दफन हैं, जिनमें मुगल बादशाह जहांदार शाह, मुगल बादशाह फर्रुख सियर, मुगल बादशाह रफ़ीउद्दराजात, मुगल बादशाह रफ़ीउद्दौला एवं मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। और यहीं पर दफन है मुगल शहजादा दारा शिकोह। मकबरे के चारों ओर का ये शानदार नज़ारा। इस मकबरे का वास्तुकार फारस का मिराक मिर्जा गयास था। उसने ही इस मकबरे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मकबरे को एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसकी पहली पत्नी बेगा बेगम उर्फ हाजी बेगम ने बनवाया। दूसरी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माँ थी, जो कि हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु अकबर जामी की बेटी थी। एक बीवी उसकी महाचूचक बेगम थी। हुमायूं की 2 बीवी चांद बीबी और शाद बीबी चौसा के युद्ध में लड़ती हुई मारी गई। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने की प्रेरणा इसी मकबरे से मिली। यह मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ है। 4 बाग शैली में आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ।
1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब और बहादुर शाह जफर को इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया। दोहरे गुंबद वाला ये प्रथम मुगल मकबरा है। ये गुंबद ही मकबरे में फारसी प्रभाव का प्रतीक है। समरकंद में बने तैमूर की बीवी बीबी खानम के मकबरे से की जाती है। दोहरे गुंबद का प्रयोग हिंदुस्तान में लोधियों ने शुरू किया, जो कि इब्राहिम लोधी के मकबरे में भी नजर आता है। छत पर शानदार नक्काशी की गई है। मकबरे के अहाते में मैं आ चुका हूँ। सामने है मुग़ल बादशाह हुमायूं की ये कब्र, जो कि बिल्कुल सेंटर में है मकबरे के। और ये है दोहरे गुंबद की महत्वपूर्ण संरचना, जो कि बिल्कुल कब्र के ऊपर है। और ये है मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र, जो कि यहाँ पर दफन है। 1556 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मशहूर इतिहासकार स्टैनली लेनपूल लिखते हैं कि हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते इस संसार से विदा हो गया। ये जो बीच में मैं आपको रोक के बता देता हूँ, ये जो कब्रें हैं ये किसी शहजादे, मुगल शहजादे या बादशाह की कब्र है, क्योंकि इस पर सीधी जो ये निशान है ये किसी पुरुष की कब्र का निशान है। और जो ये तख्ती का जो निशान बना हुआ है ऊपर, ये किसी महिला या रानी या शहजादी की कब्र है। ये दो महत्वपूर्ण निशान हैं, इनसे आप कब्रों की पहचान कर सकते हैं। और ये कब्रें भी मुग़ल शहज़ादियों, रानियों या किसी महत्वपूर्ण महिलाओं की कब्र हैं, जो कि मुग़ल काल में महत्वपूर्ण थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हुमायूं अपने राज्य को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। देवरा में 1532 में वो शेरशाह सूरी को हरा चुका था, लेकिन 1539 में चौसा नामक स्थान पर दोनों का एक बार फिर से आमना सामना होता है। चौसा, जो कि गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच में एक स्थान है, बिहार में पड़ता है। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं हार जाता है और हुमायूं हार कर अपने घोड़े को गंगा नदी में उतार देता है। और उसी समय निज़ाम नामक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। फरिश्ता के अनुसार हुमायूं ने उसे आधे दिन का, जोहर आफ्ताबची के अनुसार 2 घंटे के लिए। वहीं उसकी बहन गुलबदन बेगम हुमायूं नामा में लिखती है कि हुमायूं ने निज़ाम भिश्ती को 2 दिनों के लिए बादशाह बनाया था। ऊपर से आकर नीचे बैठ गया हूँ, थोड़ा सस्ता रहा हूँ भाई, बहुत थक गया हूँ घूमते घूमते। 1540 ईस्वी में एक बार फिर हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध हुआ, गंगा के तट पर, जिसे निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में हुमायूं की शेरशाह सूरी के द्वारा हार हुई और हुमायूं से हिंदुस्तान की गद्दी छिन गई और शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का नया बादशाह बना। हुमायूं के मकबरे के अहाते में है ये नाई का मकबरा, और इसके अंदर भी 2 कब्रें हैं, एक स्त्री और एक पुरुष की। बिलग्राम में हार के बाद हुमायूं से हिंदुस्तान का राज छिन गया और उसने अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पर पनाह ली। यहीं पर 1542 ईस्वी में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। शेरशाह सूरी की बढ़ती शक्ति को देखकर वीरसाल ने भी हुमायूं को पनाह देने से मना कर दिया। उसके बाद वे मारवाड़ के शासक मालदेव के यहाँ पर पनाह ली। मालदेव ने भी शेरशाह सूरी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर हुमायूं को पनाह देने से मना कर दिया। उसके बाद हुमायूं यहाँ से भागकर ईरान पहुंचा और वहाँ के शासक ताह महशब के यहाँ पर शरण ली। और शेरशाह सूरी के मकबरे के अहाते में ही ये मस्जिद है, यहीं पर और कब्रें भी हैं। 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है और 1553 में उसके बेटे इस्लाम शाह सूर की भी डेथ हो जाती है और हुमायूं हिंदुस्तान वापस लौटता है। 1555 ईस्वी में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में वो सिकंदर सूर को हराता है और दोबारा हिंदुस्तान की सत्ता प्राप्त कर लेता है। 1556 ईस्वी में दीनपना नगर की सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। खान का मकबरा, जो कि यहाँ पर हुमायूं के मकबरे के अहाते में ही है, अंदर चलकर देखते हैं। ईसा खान नियाजी के मकबरे में जा रहा हूँ, जो कि शेरशाह सूरी के दौर के एक अमीर थे। शेरशाह सूरी जिन्होंने दिल्ली पर 1540 से लेकर 1545 तक राज किया। बहुत ही शानदार मकबरा बना है, अष्टभुजाकार, जो कि सूर और लोधी डायनेस्टी का एक महत्वपूर्ण वास्तुकला का नमूना है। इसी का एक मकबरा है, आइए इसको चलकर देखते हैं। अष्टभुजीय शैली में बना हुआ एक शानदार मकबरा है शेरशाह सूरी के दौर का। शेरशाह सूरी के दौर के अंदर कहा जाता है कि इस अहाते में एक पूरा शहर बसा हुआ था। दोहरा गुंबद वाला है, शानदार, ये शैली में बना हुआ ये मकबरा है, बहुत शानदार बना हुआ है। और जो कि अष्टभुजीय शैली, जो कि सूर डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी की एक प्रमुख शैली थी, उसी दौर में ये 8 भुजाओं वाले मकबरे बनने शुरू हुए। बहुत शानदार शैली में बना हुआ ये मकबरा है। इसी के अहाते में है ये मस्जिद और इस मस्जिद के अहाते से शानदार नजर आ रहा है। शानदार मौसम हो रहा है, बहुत सुहाना मौसम है।
आइए अंदर चलकर देखते हैं ईशा खान के मकबरे को। और अंदर मैंने एंट्री कर ली है। काफ़ी अंधेरा है और बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर, नज़र नहीं आ रही हैं, हालांकि फ्लैश लाइट ऑन की है। बहुत सारी कब्रें हैं इस अहाते के अंदर, इस मकबरे के अंदर। हुमायूं के मकबरे से निकलकर मैं आया हूँ अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे पर, जो कि हुमायूं के सबसे वफादार दोस्त बैरम खान के बेटे थे। हुमायूं ने बैरम खान को खान बाबा और यार वफादार की उपाधि दी थी। और बैरम खान के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने ये मकबरा अपनी बीवी महाबानू की याद में बनवाया था। 1597 ईस्वी में महाबानू की डेथ हो गई। अब्दुल रहीम खान खाना शस्त्र और कलम दोनों के धनी थे। उन्होंने रामायण का फारसी अनुवाद किया और अनेक दोहों की रचना की। फिरदौसी के शाहनामा की 2 प्रति तैयार कराई और बाबरनामा का भी फारसी में अनुवाद किया। 1595 में मुगल शहजादे मुराद के साथ मिलकर अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अनेक युद्धों का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। इस कारण वे कलम और शस्त्र विद्या में निपुण थे। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण अब्दुल रहीम खान खाना ने अपनी बीवी महाबानू बेगम के लिए करवाया था। महाबानू बेगम जो कि अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की बेटी थी। अतगा खां की बीवी जीजी अनगा अकबर की धाय माँ थी। इस तरीके से महाबानू बेगम अकबर की दूध शरीक बहन थी और अतगा खां का बेटा मिर्ज़ा अजीज़ कोका भी अकबर का दूध शरीक भाई था। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा भी इंडो पर्शियन शैली में बना हुआ एक शानदार मकबरा है। 1597 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। भाई मैं वीडियो बना रहा था तो ये भाई मुझसे बोल रहे थे कि हमें भी वीडियो में ले लीजिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आप भी भाई हैं, मुरादाबाद से आए हैं भाई चारों अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे को देखने के लिए। कैसा लगा आपको? और इस मकबरे की छत पर भी शानदार नक्काशी की गई है और यहाँ पर दफन है अब्दुल रहीम खान खाना और महाबानू बेगम। ये जो सीधी लकीर का जो निशान है ये अब्दुल रहीम खान खाना की कब्र है और जिस पर ये दाईं ओर जो तख्ती का निशान है ये महाबानू बेगम की कब्र है। 1627 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना की डेथ हो गई और उन्हें भी यहीं पर इसी मकबरे में महाबानू बेगम के बराबर में दफना दिया गया। 1754 ईस्वी में जब अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग की डेथ हुई तो उसके मकबरे को बनाने के लिए यहाँ से टाइलें उखाड़कर उसके मकबरे में लगाई गई, इसके ऊपर से और इसके गुंबद से, क्योंकि इस अवध के जो नवाब थे वो मुग़ल बादशाह के वज़ीर भी थे और यहाँ से टाइलें उखाड़कर उस सफदरजंग के मकबरे का निर्माण किया गया। इसी कारण ये मकबरा थोड़ा सा आज बदहाल स्थिति में नज़र आता है, लेकिन हालांकि अब इस मकबरे को थोड़ा सा रिनोवेट किया जा रहा है। बहुत शानदार मकबरा है, इंडो पर्शियन शैली में बना हुआ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से जा रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे पर। निज़ामुद्दीन औलिया यहीं से जस्ट सामने है। बहुत ही शानदार मकबरा था और इसको देखने के बाद हम यहाँ से चल रहे हैं। सामने यहीं पर निज़ामुद्दीन औलिया साहब।